नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों 22 जून यानी बीते कल भारत के गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसने बड़े-बड़े विदेशी अरबपति, खरबपति या आप बिलियनियर्स बोल सकते हो और डीप स्टेट की रातों की नींद उड़ा दी है। एक ही झटके में सैकड़ों देशद्रोही जो संस्थाओं का जो फाइनेंशियल ऑक्सीजन परमानेंटली काट दिया गया है दोस्तों नई दिल्ली ने वेस्टर्न डीप स्टेट के उस खौफनाक प्लान पर एक परमाणु बम गिरा दिया है जो भारत के अंदर सिविल वॉर जैसे सिचुएशन खड़ी करना चाहता था। तो हमारे देश में जो ट्रिलियन डॉलर का मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है जैसे कि हमारा आपका सोवरेन सेमीकंडक्टर मिशन हो या इंडियन ओशन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक यानी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो जहाँ पे हमारा जो स्ट्रेटेजिक नेवल पोर्ट बन रहा है, तो इनको अंदर से सबोटाज करने के लिए जो विदेशी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था उसे अमित शाह जी ने कल ही उनकी गर्दन उन्होंने दबा दी है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास चलने वाले जो आंदोलन अचानक से हो जाते हैं तो अगले 10 मिनट में मैं आपकी आंखें खोलने वाला हूं। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहे क्योंकि मैं कैसे देश के अंदर विदेशी ताकतें जो काम कर रही थी उनका कैसा काम तमाम कर रहा है हमारी होम मिनिस्ट्री और कैसे अमित शाह जी उनके गर्दन पकड़ रहे हैं और ये डीप स्टेट कैसे काम करता है उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। तो वीडियो पे अंत तक बने रहे और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हर रोज लेके आता हूँ। तो चलिए पहले बात करते हैं इस आखिर जून 22 में क्या हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो FCRA होता है ये उसके रूल्स में एक ऐसा कानून जोड़ दिया है जो सीधे फॉरेन नेशनल्स को टारगेट करता है। नए कानून के मुताबिक अगर किसी भी जो भारतीय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम NGO बोलते हैं या संस्था का जो की फंक्शनरी जो ऑफिस बेरर होता है यानी अगर कोई एक बॉस हो सकता है कोई डायरेक्टर हो सकता है या उनका आजकल तो प्रोग्राम हेड वगैरह वगैरह कई सारे पोजीशंस में तो उनमें कोई विदेशी नागरिक है तो उस NGO को विदेश से 1 रुपया भी लेने की इजाजत नहीं होगी। ये रूल बन गया कि भैया तुम्हारे NGO का कोई विदेशी नागरिक हेड नहीं बन सकता। दोस्तों पहले क्या होता था, पहले विदेश के कोई गोरा उठ के वो आता था और भारत में एक NGO खुलता था, खुद उसका डायरेक्टर बनता था और कहता था हम यहाँ आए हैं बच्चों को पढ़ाएंगे, हम यहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे, यही बोलते थे। लेकिन घंटा वो पेड़ पौधे लगाते थे। इनका असली काम होता था ग्राउंड पर बैठे जो लोकल लोगों को वो मैनिपुलेट करते थे। वो आएंगे NGO खोलेंगे, गांव में चले जाएंगे, गांव के लोकल लोगों को वो मैनिपुलेट करेंगे, उनको भड़काएंगे, उनको उकसाएंगे। वैसे छोटे छोटे कस्बों पे चले जाएंगे, शहरों पे चले जाएंगे, फिर क्या करते थे उनको मैनिपुलेट करते थे, उनका डेटा इकट्ठा करते थे और उनके जरिए सरकार के खिलाफ जो आंदोलन वो प्लान करते थे। लेकिन इस बार जो है गवर्नमेंट ने सिर्फ उनका रास्ता नहीं रोका, उनका सोशल मीडिया ट्रैक रिकॉर्ड भी मांग लिया है। क्योंकि हर एक NGO का बहुत लंबा फुटप्रिंट होता है, ये जो डिजिटल फुटप्रिंट जिसे हम बोलते हैं ना सोशल मीडिया में होता है। तो अब से क्या होगा, अब से हर NGO को अपना हर एक डिजिटल फुटप्रिंट और सोशल मीडिया अकाउंट की पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी। सरकार ने कह दिया है कि अगर तुमने पिछले 2 साल में कम से कम 10 लाख रुपए सामाजिक काम पर खर्चा नहीं किया है तो तुम्हारा जो लाइसेंस वो कैंसिल, वो रद्द किया जाएगा। मतलब जो फर्जी NGO सिर्फ कागज पर चल रहे थे और पिछले दरवाजे से जो फंडिंग रिसीव कर रहे थे तो उनकी दुकानदारी पर एकदम ताला लग गया है अभी। तो अब आते हैं उस तथ्य पर जो कई आम लोग जानते नहीं है। वो क्या है, वो एक है तो आपका इंटरमीडियरी रेमिटेंसेस व्हीकल्स और एक है डोनर्स एडवाइस फंड्स। ये 2 चीजें हैं। तो ये भला क्या है एक्चुअली, ये असली खेल है इन
शैडो जो बिलियनियर्स का, ये अरबपति खरबपतियों का जो पैसे लगाते हैं। सोचिए कि एक बड़ा विदेशी अरबपति है जिससे इंडिया का सेमीकंडक्टर प्लांट को रोकना है ताकि उसकी अपनी कंपनी का मोनोपोली बना रहे। तो अगर वो बिलियनियर डायरेक्टली किसी इंडियन एनजीओ को पैसा भेजेगा तो हमारा जो खुफिया विभाग है, आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसे 2 मिनट में पकड़ लेंगे। तो ये शाणे लोग क्या करते हैं पता है आप लोगों को? वो एक डोनर एडवाइज्ड फंड बनाते हैं जो एक तरह का फाइनेंशियल पर्दा होता है। तो ये जो बिलियनियर्स अपना पैसा इस फंड में डालते हैं और ये फंड उस पैसे को दूसरे देश के बैंक में वो भेजते हैं, वहां से एक तीसरा शेल कंपनी में वो जाता है और घूम घाम के एक मासूम दिखाने वाला जो है इंडियन एनजीओ के पास वो पहुंचता है। तो इसको बोलते हैं लीगल मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन इन 24 घंटे के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी अमित शाह जी ने इस पूरे सिस्टम का धंधा एकदम चौपट कर दिया है। तो नए रूल्स कहते हैं कि अगर तुम्हारा पैसा किसी भी ऐसे घूमने वाले गाड़ी यानी जो डोनर एडवाइज्ड फंड्स डीएफ से आया तो एनजीओ को उसका अल्टीमेट डोनर का नाम बताना पड़ेगा। मतलब जो पर्दे के पीछे जो असली बाप बैठा है उसका नाम और पासपोर्ट डिटेल्स अभी देना मैंडेटरी हो गया है। अगर नहीं दिया तो पैसा फ्रीज। तो पूरा का पूरा पैसा सरकारी अथॉरिटी के पास अभी चला जाएगा। तो सोचिए, जो बिलियनर अब तक मजे से बैठकर भारत में दंगा फाइनेंस करते थे उनका पर्दाफाश होने का टाइम आ गया है। वो अब सोच रहे हैं कि अगर नाम सामने आया तो ग्लोबल लेवल पर उनकी थू थू हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे वो लोग? ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया उनके लिए। तो आपको लग रहा होगा कि ये मैं कोई एक कहानी सुना रहा हूं। मैं थोड़ा सा आपको 2-3 रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको देता हूं ताकि आपको समझ आए कि ये डीप स्टेट काम कैसे करता है। ये आपका कोल्ड वॉर के दौरान मतलब 50 या 60 के दशक में जो सीआईए ने, एक अमेरिका का सीआईए मैं बोल रहा हूँ, उसने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम। तो इसका काम क्या था? पूरे यूरोप और एशिया में बड़े बड़े लेखकों, फिर आपके जर्नलिस्ट पत्रकारों को और एनजीओ को फंडिंग देना ताकि वो सोवियत यूनियन के खिलाफ प्रोपेगेंडा लिखे। और लोगों को तो लगता था कि ये लोग बड़ी महान बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े लेख, बड़े बड़े किताबें लिखी जा रही थी, पर असलियत में उनका रिमोट कंट्रोल वॉशिंगटन में बैठा सीआईए के एजेंट वो चला रहा था। तो इस तरह क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके अगर 2003 की बात करूं तो 2003 में जॉर्जिया, देखिए ये जितने भी अभी ये जो मैं बताऊंगा सारे देश जो थे वो सोवियत यूनियन के साथ थे 1990 से पहले, लेकिन उसके बाद वो टूट गए थे। लेकिन फिर भी ये देश जो है ये सोवियत यूनियन के, ये रशिया के साथ वो थे, मतलब खड़े थे। अब 2003 ये जॉर्जिया भी था, ये यूक्रेन भी था, ये सारे थे रशिया के साथ, टूटने के बाद भी यूएस के साथ। 2003 में क्या हुआ, जॉर्जिया में इन्होंने एक रोज रिवॉल्यूशन करवाया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने उनका यहाँ जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन को उन्होंने फर्जी बताया कि ये भैया ये फर्जी इलेक्शन है, ये बहुत करप्शन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, दोबारा से इलेक्शन करवाओ। तो प्रोटेस्ट में ये लाल रोज पकड़ के आए थे। तो और फिर दोबारा से इलेक्शन हुआ तो एक प्रो वेस्ट मतलब प्रो यूरोप एंड अमेरिका वाला एक उनका हेड बना, चुन के आया प्रेसिडेंट। तो उसी तरह से ये जब कामयाब हो गया तो 2004 में उन्होंने यूक्रेन में एक ऑरेंज रिवॉल्यूशन करवाया। तो ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ आपका नवंबर 2004 में, उनके इलेक्शन हुआ। इलेक्शन को उन्होंने फर्जी बता दिया कि ये प्रो रशिया वाला एक आदमी चुन के आया था। तो उसको हटाने के लिए वो क्या किया, उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये जो कम यूथ जो होता है ना, उनको उन्होंने भेज दिया कि भैया जाओ सड़कों पे उतर जाओ, प्रोटेस्ट करो, ये करो, वो करो। तो कीव का जो है इंडिपेंडेंस स्क्वायर में ये प्रोटेस्ट हुआ था। यूक्रेन का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि पहला इलेक्शन रिग्ड है, लेकिन जब रीवोट हुआ तो एक अपोजिशन जो कि प्रो वेस्टर्न कैंडिडेट जो है वो
आपका जीत के आ गया, उसका नाम था विक्टर युशचेंको। तो इन सभी देशों में अचानक से लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार को उखाड़ फेंका। अगर आपको थोड़ा सा इन घटनाओं के साथ भारत को अगर जोड़ना होगा तो आप देखिएगा यहाँ पे ऑपोजिशन क्या करता है। ऑपोजिशन, हालांकि सरकार अच्छा काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन हमारा न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्शन के बाद जब हार होती है ऑपोजिशन की, बोलते हैं वोट चोरी हुआ, इलेक्शन रिग हुआ, ये हुआ। ये वही टेम्पलेट है, आज के डेट में भी वही डीप स्टेट भारत के अंदर अभी काम कर रहा है। आज जो कॉकरोच का जो आजकल जो कॉकरोच पार्टी का जो अभी आंदोलन चल रहा है, उनका किसी चीज किससे लेना देना नहीं है। वहां जो जा रहे हैं कॉकरोचेस, वो भी उनको कुछ पता भी नहीं है किसी चीज के बारे में, लेकिन वो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एग्जैक्टली वही चीज है जो वो करते हैं। और मेन स्ट्रीम जब जीत हो जाती है एक अपोजिशन की या प्रो वेस्टर्न पार्टी की, तो वो क्या बोलते हैं, वाओ लुक एट ए डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी कितना बढ़िया है। लेकिन काम है आपका डीप स्टेट का। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ना जब 2000 जॉर्जिया का 2003 और यूक्रेन का 2004 के इलेक्शन के बाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने साफ किया था कि ये आंदोलन के पीछे उन वेस्टर्न एनजीओज का हाथ था, जिन्हें उनके आकाओं ने अरबों खरबों डॉलर दिए थे तख्ता पलट करवाने के लिए। तो इसको जो है जियोपॉलिटिकल टर्म्स में कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी बिना एक गोली चलाए सामने वाले देश के समाज के अंदर से खोखला कर देना। तो भारत इसी दलदल से बचने के लिए ये कानून लाया है। ये अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ अभी इसी वक्त जून 2026 में क्यों किया गया। इसके पीछे हमारे देश के दो सबसे बड़े जो इकोनॉमिक ज्वेल्स हैं, पहला है हमारा जो सेमीकंडक्टर मिशन और दूसरा है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। आपको पता है, जब भी भारत किसी जंगल में या समुद्र के किनारे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक नेवल पोर्ट बनाने की कोशिश करता है, तो अचानक से लोकल लेवल पर ऐसे एनजीओज एक्टिव हो जाती हैं जो कहती हैं यहाँ के पेड़ मत काटो, यहाँ के ट्राइबल लोगों को खतरा है। देखिए, मैं यही नहीं कहता कि एनवायरनमेंट की चिंता मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन ध्यान से देखो, इन आंदोलनों के लिए सुप्रीम कोर्ट के सबसे महंगे वकील की फीस कहां से आती है? इनके हाईटेक डिजिटल कैंपेन्स और टूल किट्स का खर्चा कौन उठाता है? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की बात कर लीजिए, हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन कई बार इसके बारे में बोल रहे थे। देखिए, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हमारे नेवी के लिए एक ऐसी तलवार है जो चाइना का मलक्का डिलेमा को हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकती है। अब चाइना के साथ हमारे जो बड़े ऑपोजिशन पार्टी का एक MOU साइन हुआ है, तो शायद उनके लिए हमारे ऑपोजिशन लीडर काम कर रहे हों, क्या पता। तो ये एनजीओ डीप स्टेट, अमेरिका का डीप स्टेट भी चला रहा है, चाइना भी अपने मतलब के लिए फंडिंग कर रहा होगा। तो ये हो गया आपका ग्रेट निकोबार। और हमारा जो ये सेमीकंडक्टर प्लांट ताइवान और अमेरिका की मोनोपोली को खत्म कर सकता है। तो इसीलिए वेस्टर्न डीप स्टेट चाहता है कि भारत हमेशा उन पर निर्भर रहे। मिनिस्टर ने इस पूरे जो फाइनेंशियल टूल किट पर एक बड़ा हथौड़ा मार दिया है। और सबसे बड़ा झटका पता है क्या है? इस नए कानून में साफ लिखा है कि जो एनजीओ फॉरेन फंडिंग लेती है, वो कोई भी न्यूज या करंट अफेयर्स का कंटेंट ना प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो उनके जो माई बाप लोग की जो की फंक्शनरी हो या उनका जो प्रोग्राम हेड हो, जो भी हो, डायरेक्टर वगैरह, कोई किताब या आर्टिकल भी नहीं लिख सकते हैं जो एजेंडा चलाते हो। इसके अलावा ये जो फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस यानी धर्म परिवर्तन को हर तरह के जो आपके फॉरेन फंड कैटेगरी से अभी बाहर निकाल दिया गया है। मतलब अब विदेशी पैसे से चलने वाला एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म और कन्वर्शन का धंधा दोनों एक साथ बंद। तो दोस्तों, कहानी साफ है। अमित शाह जी की इस मास्टर स्ट्रोक ने ये क्लियर कर दिया है कि ये नया भारत है
यहाँ तुम चैरिटी के नाम पर आकर हमारी इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। विदेशी पैसा चाहिए तो एक एक रुपए का हिसाब देना होगा और अपने जो असली आका का नाम बताना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस नए कानून से भारत के खिलाफ चलने वाली विदेशी जो साजिशें रुकेंगी? आपकी जो राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।